गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको टैक्सेशन लॉ LLB 3 ईयर का सेमेस्टर 5 का पेपर टैक्सेशन लॉ के बारे में बताएंगे। तो जैसे पिछली क्लास में हमने डिस्कशन कर लिया था इनकम टैक्स की हिस्ट्री, इनकम टैक्स के कुछ मूलभूत सिद्धांत, उसकी जो विशेषताएं थी, विशेषताओं के बाद हमने देखा था इनकम क्या होती है। 10 सब क्लॉज 24 में 2 सब क्लॉज 24 में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। 2 सब क्लॉज 24 में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं जिसे इनकम कहा जाएगा, यानी कि इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। एक पर्सन होता है, पर्सन की कुछ इनकम होती है। पर्सन को हमने देखा, पर्सन में कौन कौन आएंगे। सेक्शन 2 सब क्लॉज 31 में कोई भी इंडिविजुअल आएगा, ठीक, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक, कंपनी, ठीक, कोई फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन, ठीक, और फिर कोई लीगल अथॉरिटी यानी कि कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक, ये सब मिलकर पर्सन होते हैं। यानी किसी भी पर्सन की इनकम हमने समझ लिया 2 क्लॉज 24 में, उसके प्रीवियस ईयर की जो इनकम किसकी होगी, वो पिछले साल की होगी, और उसे असेसमेंट ईयर जिस साल पिछले ईयर के अगला जो साल होता है जिसमें एसेस की जाती है, इनकम गणना की जाती है, यानी गणना वाला साल होता है, उस गणना वाले साल पे इनकम पर जो टैक्स लगाया जाएगा, जो रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, वही क्या कहलाता है, इनकम टैक्स। तो हमने क्या देख लिया था, इनकम की डेफिनेशन देख ली थी, पर्सन की डेफिनेशन देख ली थी, और असेसमेंट ईयर भी समझ लिया था, और प्रीवियस ईयर भी समझ लिया था। अब हम देखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक, यानी कि रेजिडेंशियल स्टेटस हम किसको देखेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस हम क्या देखो, रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब होता है अब जो पर्सन होते हैं, देखिए एक होते हैं रेजिडेंट, दूसरे होते हैं रेजिडेंट एंड, ठीक, यानी कि इसे कहा जाएगा निवासी और अब जब इनकम टैक्स लगाया जाता है तो किसके ऊपर लगाया जाता है, वो सिटीजनशिप को देखकर नहीं लगाया जाता है, ठीक, सिटीजनशिप को देखकर नहीं लगाया जाता है, वो किसको देखकर, रेजिडेंशियल स्टेटस को देखकर लगाया जाता है। यानी कि भारत में, इंडिया में कौन कौन से वो व्यक्ति होंगे जो भारत में निवासी की श्रेणी में आएंगे, यानी कि डिफरेंस क्या क्या होता है रेजिडेंस और सिटीजनशिप में। कई बार ऐसा होता है कि जो भारत के नागरिक होते हैं वो रेजिडेंट, जो भारत के नागरिक होते हैं वो रेजिडेंस नहीं माने जाते हैं, और कई बार क्या होता है जो भारत के नागरिक नहीं होते हैं वो रेजिडेंस माने जाते हैं। यहाँ पर देखो, नागरिकता एक अलग होता है, रेजिडेंशियल एक अलग होता है। नागरिकता में क्या होता है, आपको वोट देने का राइट होता है, आपको जैसे संविधान की बात करते हैं, मूलभूत अधिकार जो होते हैं उनके बारे में बताया गया है जो नागरिक को मिलेंगे, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नागरिक को मिलती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबको मिलती हैं, फॉरेनर पर्सन को मिलती हैं, या जितने भी लोग होंगे सिटीजन होंगे, सिटीजन फॉरेन सिटीजन जिन्हें होंगे उनको भी मिलेंगी। जैसे आर्टिकल 14 में ये बताया गया हो, इसमें फॉरेन सिटीजन को भी मिलेगा और इंडियन सिटीजन को भी मिलेगा। बट 15 और 16 की बात की जाए, 15 और 16 में किसको मिलेगा, केवल इंडियन सिटीजन को मिलेगा। आर्टिकल 19 का जो प्रोविजन होगा वो इंडियन सिटीजन को मिलेगा, केवल सिटीजन को मिलेगा, यानी कि ठीक। और 29 और 30 जो प्रोविजन होंगे वो किसको मिलेंगे, 29 और 30 में किसको मिलेंगे, ये मिलेगा आपको 29 और आर्टिकल 29 और 30 किसको मिलेगा, सिटीजन को मिलेगा, ठीक। लेकिन अब क्या, रेजिडेंशियल जब इनकम टैक्स का इम्पोजिशन किया जाता है तो वह केवल रेजिडेंशियल स्टेटस को देख किया जाता है, ठीक है। अब हम रेजिडेंशियल स्टेटस को समझते हैं क्या क्या होता है। भारत में निवासी कौन माना जाएगा, जो भारत में रहता है,
भारत में रहेगा कोई इनकम जनरेट किया जाता है, उसी के आधार पर उसका टैक्स लगाया जाता है। यानी जो भारत में रहता है तथा उसकी जो आय होती है उस पर जो टैक्स लगाया जाएगा, तो जो टैक्स लगाया जाएगा वही वह ये है आधार लगाया जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति भारत में रहता है कितने दिन रहता है, क्या कंडीशन होती है ये भी देखेंगे। और उसकी ठीक जो व्यक्ति भारत में रहता है तथा उसकी जो आय होती है, जो इनकम होती है, जो इनकम अर्न करता है, उसी के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा। ठीक, यानी कि एनी पर्सन हू लिव इन इंडिया एंड जनरेट द सम इनकम फ्रॉम द basis of the business purposes, salary, any types of income, then we include for the income tax. Which type of the status? Residential status. The basis on the residential status. अब residential status के बारे में समझते हैं। residential status क्या होता है, किसी भारत में रहने वाले को निवासी माना जाएगा, ये देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें दो व्यक्ति होते हैं। इसमें पहले सबसे पहले स्टेटस। अब देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस को समझने के लिए हम समझते हैं क्या रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन किसमें है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक, सेक्शन 6 में। ठीक, सेक्शन 6 में निवासिता के आधार यानी कि निवासिता सिद्धांत के, ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस यही बताया गया है। ठीक, और सेक्शन 6 क्लॉज 6 के बारे में बताया गया है इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल के बारे में बताया गया। ठीक, अब इंडिविजुअल के सब बारे में क्या क्या बताया गया है, सेक्शन 6 क्लॉज 1 के किसके बारे में बताया गया, इंडिविजुअल के बारे में बताया गया है। ठीक, इंडिविजुअल के बारे में क्या, तो कंडीशन लेके चलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कोई व्यक्ति भारत में जो 182, ठीक, 182 दिन क्या रहा प्रीवियस ईयर। ठीक, कोई भी व्यक्ति जब पिछली साल यानी कि प्रीवियस ईयर भारत में 182 डेज रहेगा, उसे क्या माना जाएगा, भारत में रहने वाले, उसे क्या स्टेटस दे दिया जाएगा, रेजिडेंस माना जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो प्रीवियस ईयर में पिछले साल में असेसमेंट जिस साल किया जा रहा है उसके पिछले साल में यदि वो 182 दिन भारत में रहता है तो क्या माना जाएगा, वो भारत का निवासी माना जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, कोई भी व्यक्ति, ठीक, एनी पर्सन इंडिया जो भारत में रहता हो पिछले 4 सालों में, ठीक, पिछले 4 सालों में 365 दे रहा हो, ठीक, और प्लस प्रीवियस ईयर में 60 दे रहा हो, यानी उसके 4 साल में, ठीक, उनके 4 साल में कितना दिन रहा हो, 4 साल में कितना रहा हो, टोटल 365 दिन रहा हो, और 7 दिन, ठीक, पिछले साल रहा हो, तो उसे क्या माना जाएगा, भारत का रेजिडेंट माना जाएगा, भारत का निवासी माना जाएगा। भारत का निवासी के किस परिस्थिति में माना जाएगा, जो व्यक्ति पिछले साल में कितना दिन रहा हो, 182 दिन रहा हो, ठीक है, जो 182 दिन रहा हो, और कोई व्यक्ति 4 साल में 365 दिन रहा हो, ठीक, और पिछले साल 7,
दिन रहा हो उसे रेजिडेंशियल स्टेटस की में शामिल किया जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, मान लीजिए मिस्टर ए है। ठीक, वो क्या रहते हैं, भारत के बाहर रहते हैं। ठीक, भारत के आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। वो पिछले साल यानी 1 अप्रैल से लेकर, ठीक, 1 अप्रैल से लेकर 182 डेज पिछले साल भारत में रहे हैं, तो क्या माने जाएंगे, भारत के रेजिडेंट माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे, भारत के रेजिडेंट माने जाएंगे। ठीक है, अब रेजिडेंट डिटर्मिनेशन होगा, पहला क्या होगा, रेजिडेंस हो जाएगा। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति, ठीक, सेक्शन 6 में इंडिविजुअल से कहा जाता है। ठीक, इंडिविजुअल, ठीक, परिभाषा में नहीं आ जाएगी, फिर क्या मानेंगे, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एनआरआई कहते हैं। क्या माना जाएगा इसे, नॉन एनआरआई किसे कहा जाएगा, जो भारत में 182 दिन से कम रहा हो, या पिछले 4 सालों में 365 दिन से कम रहा हो, या प्रीवियस ईयर उसी 4 सालों के बीच में जो पिछला साल आएगा उसमें 7 दिन से कम रहा हो। ठीक, उसे क्या कहेंगे हम, एनआरआई कहेंगे। ठीक, रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में समझा। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस उसी के आधार पर टैक्स का इम्पोजिशन किया जाता है, ना कि भारत में व्यक्ति के सिटीजनशिप के हिसाब से। तो किसके हिसाब से दिया जाएगा, रेजिडेंस के हिसाब से टैक्स कलेक्शन किया जाएगा किसी व्यक्ति से। टैक्स कलेक्शन किन आधारों पर किया जाएगा, रेजिडेंस क्या होगा, रेजिडेंस किसे कहेंगे, जो पिछले साल, इसके 2 कंडीशंस हैं, जो व्यक्ति पिछले साल क्या करेगा, जो व्यक्ति पिछले साल 182 दिन रहा होगा। ठीक, जो व्यक्ति पिछले साल 182 दिन रहा होगा, जो व्यक्ति पिछले साल 182 दिन रहा होगा, और पिछले साल यानी कि 4 सालों को मिलाकर वह 365 दिन रहा हो, 4 सालों को मिलाकर 265 दिन रहा हो, 365 दिन रहा हो, और पिछले साल 7 दिन रहा हो, उसे क्या कहा जाएगा, रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहा जाएगा। एनआरआई जो इन दोनों कंडीशन को न फॉलो करता हो उसे एनआरआई कहा जाएगा। रेजिडेंशियल स्टेटस में 2 चीजें देंगे इंडिविजुअल के, एक रेजिडेंस ऑफ इंडिया होगा, ठीक, आरओआई कहा जाता है, और एनआरआई कहा जाता है। ठीक, दोनों का आधार हमने समझ लिया। ठीक है, अब हम आगे लेके चलते हैं। जैसे पर्सन की, और किसी पर्सन को ही, तो देखिए किसी पर्सन की ही तो हम रेजिडेंशियल स्टेटस को निर्धारित करेंगे। ठीक, रेजिडेंशियल स्टेटस किसके निर्धारित किया जाएगा, जो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन क्लॉज 2 सब क्लॉज 31 में आते हैं, उन्हीं का रेजिडेंशियल स्टेटस निर्धारित किया जाएगा। तो सबसे पहले कौन आता है, ठीक, तो सबसे पहले इसमें आते हैं इंडिविजुअल। ठीक, इंडिविजुअल आते हैं, तो हमने इंडिविजुअल किसमें देखा, इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे होगा, सेक्शन 6 सब क्लॉज 1 में हमने देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके दूसरा कौन होते हैं, कंपनी। ठीक, तो कंपनी में क्या है, ठीक, तो कंपनी कैसे देखेंगे हम, इसमें क्या कौन से आते हैं, सबसे पहले हमने इंडिविजुअल को देखा। ठीक है, इंडिविजुअल के बाद हम देखते हैं, इसको देखेंगे, इंडिविजुअल को हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कंपनी को देखते हैं। ठीक, कंपनी के बारे में देखते हैं, इसका 6 सब क्लॉज 3 होता है। ठीक, 6 सब क्लॉज 3 होता है। ठीक, इसमें हम क्या देखेंगे, जो कोई भी कंपनी, इसमें 2 चीज होते हैं, एक इसके 2 आधार होते हैं। ठीक, कोई भी कंपनी, एनी कंपनी में देखिए, सॉरी, कंपनी को हम ये लेके चलते हैं 2 चीजों को। पहला हम देखते हैं भारत में क्या हो, इनकॉर्पोरेटेड इंडिया,
located in India। दूसरा क्या है, incorporated outside India। कंपनी को तो संबंध में क्या देंगे, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया। यानी कि इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया का मतलब है कौन सी कंपनियां भारत में इनकॉर्पोरेटेड की गई है, यानी कि किन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन, किन कंपनियों का जो रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013 को भारत में लिखा गया है, मान्यता दी गई है। भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार कौन रजिस्टर्ड हुई हैं, कौन सी भारतीय कंपनियों के भारतीय कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड नहीं हुई है। यानी कि इनकॉर्पोरेटेड इंडिया के बीच में इसमें इंडियन कंपनी एक्ट 1956 वाला और 2013 में इनकॉर्पोरेटेड होंगे वो इनकॉर्पोरेटेड इंडिया बन जाएगी, ये आउटसाइड में होंगे तो क्या बन जाएगी, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर इनकॉर्पोरेटेड होंगे। ठीक, इनके सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस है, इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन उठाया किया जाता है, जिस कंपनी का ठीक किसी भी कंपनी का यानी कि कंट्रोल और मैनेजमेंट, कंट्रोल और मैनेजमेंट भारत से होता होगा। ठीक, कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ होता होगा, इंडिया से होता होगा। उससे क्या बन जाएगा, रेजिडेंट इन इंडियन कंपनी का इंडिया कहा जाएगा, रेजिडेंट इन इंडियन कंपनी। ठीक, और जिन कंपनियों का कंट्रोल और मैनेजमेंट, ठीक कंट्रोल और मैनेजमेंट यानी कि जो कंपनी को चलाया जा रहा है यदि वो भारत से चलाया जाएगा उसे इनकॉर्पोरेटेड, ठीक उसे इंडियन रेजिडेंस कहा जाएगा, रेजिडेंस ठीक इंडियन रेजिडेंस इंडियन कंपनी कहा जाएगा। ठीक, और जिन कंपनियों का कंट्रोल और मैनेजमेंट ठीक आउटसाइड इंडिया होगा उसमें क्या हो जाएगा, जिन कंपनियों का मैनेजमेंट क्या क्या कंट्रोल और मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया होगा, आउटसाइड इंडिया होगा। ठीक, जिन कंपनियों का कंट्रोल मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया होगा उन्हें क्या कहा जाएगा, नॉन रेजिडेंट कंपनी। ठीक, उसे क्या कहेंगे, नॉन रेजिडेंट कंपनी। तो हमने रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में किसके बारे में समझा, इंडिविजुअल के बारे में समझा और इसके बारे में समझा, ठीक कंपनी के बारे में समझा। कंपनी के बारे में 6 क्लॉज भी क्या कहता है, जिसका कंट्रोल और मैनेजमेंट, ठीक कंट्रोल और मैनेजमेंट भारत में होगा और रेजिडेंस जो कंपनी का रेजिडेंस किसे, उसके इंडियन रेजिडेंस माना जाएगा। ठीक है, रेजिडेंस ऑफ इंडियन कंपनी माना जाएगा। जिसका कंट्रोल और मैनेजमेंट आउटसाइड इन इंडिया होगा उसे क्या माना जाएगा, आउटसाइड रेजिडेंट क्या होगा, रेजिडेंशियल ऑफ आउटसाइड इन इंडिया। ठीक, ये चीजें हो गई। अब अगला हम देखते हैं, अगला हम जनरल स्टेटस के बारे में देखेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसके बारे में देखेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से कहा जाता है संयुक्त हिंदू फैमिली परिवार। ठीक, इसको 6 सब क्लास 2 में रेजिडेंशियल स्टेटस में रहते हैं। 6 सब क्लास 2 में क्या बताया गया है, 6 सब क्लास 2 में क्या बताया गया है, इसमें भी वही चीज कही गई है, कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसका कंट्रोल और मैनेजमेंट भारत में से किया जाएगा। ठीक, इसका कंट्रोल और मैनेजमेंट, इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया होगा, इन इंडिया होगा। ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, रेजिडेंट इंडियन रेजिडेंट माना जाएगा, क्या माना जाएगा, इंडियन रेजिडेंट माना जाएगा। और जिनका कंट्रोल मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया होगा, क्या होगा, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। ठीक, जिसका रेजिडेंट, जिसका कंट्रोल मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया होगा उसे नॉन रेजिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली माना जाएगा। ठीक, ये बेसिक कंसेप्ट है। यही चीजें
ठीक, यही चीजें किसी लिखना होंगे, जैसे कि यही चीजें आप में आ जाएंगी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ पर्सन। ठीक, इन सब में भी यही होगा, जो भारत से कंट्रोल की जाएंगी। ठीक, जिसका कंट्रोल और मैनेजमेंट भारत में होगा उसे क्या माना जाएगा, उनके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा। ठीक, जिनका कंट्रोल भारत से बाहर होगा उनके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट लागू नहीं होगा। यानी कि ये बात हो रही है किसके किससे हम टैक्स कलेक्शन करेंगे, किसी पे किससे कब टैक्स कलेक्शन करेंगे, जब वह 182 दिन भारत में रहा होगा या पिछले 4 सालों में 300 कुल मिला के 3565 रहा हो और पिछले सालों से 4 सालों में 60 दिन रहा हो तो उससे हम टैक्स कलेक्ट करेंगे। कोई कंपनी होगा जिसका कंट्रोल और मैनेजमेंट भारत में होगा उससे हम टैक्स कलेक्ट करेंगे। ठीक, कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगी जिसका कंट्रोल और मैनेजमेंट भारत में होगा उससे हम टैक्स कलेक्ट करेंगे। कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगा, कोई बॉडी ऑफ पर्सन होगा, उससे हम क्या करेंगे, उससे टैक्स का कलेक्शन हम करेंगे। ठीक, इन परिस्थितियों में हम टैक्स का कलेक्शन करेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस किसका किसका आधार होता है, सेक्शन सब क्लॉज 6 में। ठीक,